ऐसे वर्ड्स लेकर आया हो ना कि जिन्हें देखकर अच्छा खासा अंग्रेज को भी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। मतलब ये शब्द दिखने में तो कुछ और होते हैं लेकिन इनकी मीनिंग कुछ और ही होती है। आप खुद कहोगे कि अब यार हम तो यही सोचते थे कि इसकी मीनिंग ये होती है, आज पहली बार पता चल रहा है कि ये भी इसकी मीनिंग होती है। अब ऐसे शब्दों की हिंदी जानकर आपकी अंग्रेजी और भी ज्यादा जहर हो जाएगी। अब ऐसे शब्दों को ढूंढने में और भाई ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक छोटा सा फर्ज है वो ये कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं उल्लू बनाने वाले अंग्रेजी के शब्द। भाई हमारा पहला अंग्रेजी का वर्ड है शैल। अब पहली नजर में आपको शैल को देखकर यही लगेगा ये तो वही वाला शैल है ना जैसे विल होता है, विल और शैल मतलब गागी ये मतलब मैं जाऊंगा आई शैल गो और हम आएंगे वी शैल कम, ऐसा ही है ना। अबे ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो शैल लिखा हुआ है ना ये वो वाला शैल नहीं है और इसको देखकर पहली नजर में यही कंफ्यूजन होती है कि ये बिल्कुल शक्ल में तो वैसा ही लग रहा है, जबकि इस शैल का मतलब है क्या हम करें। बड़ा ही अश्लील सा मतलब बैठ रहा है इसका तो, बट डोंट वरी, ध्यान से सुनो, ध्यान अपना कहीं और मत ले जाओ। जब भी शैल शुरू में आता है लिखा हुआ तो इसका मतलब यही होता है क्या हम ये काम करें, मतलब आप किसी और से किसी काम को करने के लिए कह रहे हो, इजाजत मांग रहे हो या उसे ये ऑफर कर रहे हो। जैसे मैं कहूं शैल वी गो तो इसका मतलब ये नहीं है क्या हम जाएंगे, इसकी हिंदी है क्या हम चलें। जैसे मुझे कहना है क्या हम बैठे शैल वी सिट, क्या हम खाएं शैल वी ईट, क्या हम फिल्म देखने चलें। भाई आप सुबह से नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हो, टेक अ ब्रेक टू वॉच द मूवी। तो भाई ध्यान रखना जब भी शुरू में शैल लिखा हुआ है तो उसका मतलब गागी के वागी के कुछ नहीं होता, उसका मतलब यही होता है कि आप सामने वाले से या सामने वालों से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं कि क्या हम ये काम करें। इसके ठीक बाद कंफ्यूज करने वाला अंग्रेजी का वर्ड है विल। अब विल का मतलब आपको देखकर तो एक ही लगता होगा कि ये भी वही है, गागी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह आएगा ही विल कम और मैं जाऊंगा आई विल गो। नहीं भैया ये वो वाला विल नहीं है, इसकी शक्ल मिल रही है बस विल से, बल्कि इस विल का मतलब है वसीयत या इच्छा करना। अब तीन अलग अलग इसकी मीनिंग है लेकिन मीनिंग एक ही बैठे, वसीयत और इच्छा एक ही चीज होती है। वो जो मरने से पहले जो होती है ना वसीयत हो जाती है, मतलब मेरी इच्छा ये मेरे लोंडो को ये सारी चीजें दे दो, लोंडिया को ये दे दो, वही चीज इसकी मीनिंग बैठ रही है। अब जैसे मुझे कहना है मुझे सोने की इच्छा है, गोल्ड की नहीं सोने की, नींद वाला सोना, तो मुझे सोने की इच्छा है आई विल टू स्लीप। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोऊंगा, बल्कि इसकी मीनिंग ये है मुझे सोने की इच्छा है, मेरा दिल चाह रहा है सोने का, आई विल टू स्लीप। हमारा अगला उल्लू बनाने वाला शब्द है हैव। अब हैव को देखकर तो आपको यही लगता होगा ना कि हैव तो वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट में जो आता है चुका है चुकी में हैज और हैव ये वही वाला है। नहीं भाई ये वो वाला हैव नहीं है, इसकी शक्ल इसका थोड़ा जरूर उस हैव जैसा है, बल्कि इस हैव का मतलब है खाना। जैसे हम कहते हैं ना ईट, इंग्लिश में खाने को ईट कहते हैं, ये उसी का भैया भतीजा सा बैठ रहा है। तो यहाँ पर हैव का मतलब है खाना। अब जैसे मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलूं आई विल नॉट हैव ए डिनर टुडे, तो यहाँ पे विल के बाद नॉट और उसके बाद ठीक हैव आ रहा है। ऐसे सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई विल हैव तो ये तो अलग सेंटेंस बैठा, भाई अलग अलग कुछ नहीं बैठा, नॉर्मल सी चीज है। आई विल नॉट मैं नहीं, हैव खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, डिनर यानी रात का भोजन जो भी खाना ना भरते हैं रात को, और टुडे आज, आई विल नॉट हैव डिनर टुडे या टुनाइट, तो यहाँ आज या आज रात का खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो आगे से ध्यान रखना हैव का मतलब खाली चुकाए चुके नहीं होता, हैव का मतलब खाना भरना भी होता है। अब हैव की बात हुई है तो हैड को कैसे भूल सकते हैं। अब हैड को देखकर भी पहली नजर में तो यही लगेगा कि ये वही वाला हैड है, वो चुका था चुकी थी चुके थे, पास्ट का परफेक्ट, जबकि वो वाला हैड नहीं है, ये वही हैव जो खाना जिसका मतलब था उसकी सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म हैड ही होती है। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल खाना के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने खाना खा लिया है, अब खा लिया है या खा चुका हूं ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया, तो आई हैव हैड डिनर या लंच भी कर सकते थे अगर दोपहर का खाना होता, मैंने रात की बात करी है। तो यहाँ पे सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया है मतलब रात का, आई हैव हैड डिनर, यहाँ पे पहला वाला जो हैव है वो तो लिया है या चुका है के लिए टेंस वाला हैव है, लेकिन उसके बाद जो हैड दिखाई दे रहा है ना तो यही कंफ्यूजन पैदा करेगा कि ये हैव के बाद हैड कैसे लग गया। ये तो पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार नहीं भी देख रहा हूँ तो कई बार देख चुका, तो कंफ्यूजन पैदा होती है। तो कंफ्यूज्ड मत हो, ये जो बाद वाला हैड है ये वो वाला हैड नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खाना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो इसीलिए आई
चुका हूँ डिनर, रात का खाना। अब यार ये वाला वर्ड देखो, इसको देखकर तो अच्छा खासा इंसान को कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। वुड बी मतलब जब भी आप उससे कहोगे ना कि इसकी मीनिंग बताइए वुड बी की क्या होती है, तो पहले तो वो वुड का मतलब तलाशेगा और उसके बाद कहेगा इसमें बी लग के फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। अबे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो वुड बी लिखा हुआ है ना, पहली बात तो ये उसका वुड से दूर दूर तक तो कोई रिश्ता ही नहीं है, बल्कि इस वुड बी का मतलब है होने वाले, होने वाली। मतलब वही होता है ना जो शादी शादी सी होती है, नई नई मतलब होने वाली होती है, तो हम कहते हैं ये मेरी होने वाली बीवी है। तो मैं कह सकता हूँ शी इज माई वुड बी वाइफ। तो जब भी आपको किसी को कहना हो ना ये मेरा होने वाला ससुर है टकला और वो मेरी होने वाली सास है, तो आप कह सकते हो ही इज माई वुड बी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो भी होता है। तो वुड बी का मतलब है होने वाले। अब भाई हमारा अगला अंग्रेजी का कंफ्यूज करने वाला शब्द है माइट। अब माइट को देखकर पहली बार में तुम यही सोचोगे अरे ये तो वही माइट है ना, वो मॉडल जो होता है अंग्रेजी का जिसपे सर जी ने पिछली बार वीडियो भी बनाई थी, माइट होता है ना लल्ला ना, ये वो माइट ना है बेटा, वर्ड है। इस माइट का मतलब है हिम्मत। जैसे मुझे कहना है आई माइट टू गो देयर, मुझ में वहां जाने की हिम्मत है, इसकी हिंदी ये होगी। यहाँ माइट का मतलब कुछ और नहीं है। अच्छा याद है वो कार्टून सा आता है मेरी शकल का, क्या नाम है उसका, माइटी राजू। वो माइटी शब्द भी माइट से ही मिलकर बना है। माइट माने हिम्मत और माइटी माने हिम्मतदार, हिम्मत वाला या साहसी या साहस वाला। तो माइटी राजू मतलब साहसी राजू या हिम्मत वाला राजू। वैसे एक बात समझ में नहीं है, राजू के सर पे मिट्टी का तेल लगाता है जो उसके सर पे 3 ही बाल उगते हैं। चलो ये सब छोड़ो, तो ध्यान रखना माइट का मतलब है हिम्मत या हिम्मत वाला। ये मिल लो एक और अंग्रेजी के बहरूपीय कंफ्यूज करने वाले वर्ड से लिखा हुआ है वर। अब वर को पहली नजर में देख के यही लग रहा है ये तो वही वर है ना, वाज वर, रहा था, रही थी, रहे थे, रहू थू, वहू थू, कुछ कुछ होता है। नहीं भाई ये वो वाला वर नहीं है, ये दूसरा वर है। इस वर का मतलब होता है होता। मतलब जब भी हम विश करते हैं ना या फिर ऊपर वाले से कामना करते हैं या आइडिया लगाते हैं काश में ये होता। जैसे कि मैं कहूं अगर मैं सलमान होता तो 70,000 शादियां करता, पता नहीं क्यों ना कर रहा, चलो कोई नहीं, उसकी मेडिकल सॉरी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अगर मैं सलमान होता इसकी इंग्लिश होगी इफ आई वर सलमान। अब यहाँ पे देखिए आई के बाद वर लगा हुआ है। वैसे तो नॉर्मली आई के बाद वाज लगता है क्योंकि आई पास्ट में सिंगुलर में काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर वर लगा हुआ है। अब यही सेंटेंस बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर चुका है और करता आ रहा है और करेगा। लेकिन भैया तुम कंफ्यूज मत हो ना, आप समझ लो। पहली बात तो यहाँ जो आई के बाद वर लगा हुआ है ये वो वाजवर वाला वर है नहीं, और ये जो वर लगा हुआ है इसका मतलब है होता। इफ आई वर सलमान, काश में सलमान होता या यदि मैं सलमान होता। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या यदि या काश में तुम होता। आई के साथ वाजवर वाला अगर आए तो वाज लगता है, और ये वर आए तो ये तो वर वो वाला वर है ही नहीं, ये तो सभी के साथ वर ही रहता है। और भाई हमारा आखिरी अंग्रेजी का कंफ्यूजिंग वर्ड है डिड। अब डिड को देखकर तो हमें अपने पास्ट इंडेफिनिट वाले डिड की याद आ जाती है। जैसे उसमें सेकंड फॉर्म आती थी अफर्मेटिव में, फिर नेगेटिव में डिड लगता था, मतलब वो जो डिड हेल्पिंग वर्ब थी। नहीं भैया ये वो वाला डिड नहीं है, ये असल में डू की सेकंड फॉर्म है। और डू भी डू डज वाला डू नहीं, डू माने करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है डिड। तो जैसे मुझे कहना है आई डिड इट, तो इसकी हिंदी होगी मैंने किया या हमने किया। क्या किया, हगड़े तो जा चुका है, चलो जो भी किया, मतलब तुम कुछ भी कर लो तो कह सकते हो आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया या मैंने ये किया। तो यहाँ पर आई डिड इट में ये जो डिड है ये वो वाला डिड नहीं है हेल्पिंग वर्ब वाला, ये करने वाला डिड है। तो इस डिड को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब आगे से आप भी ध्यान रखना कि कौन सा वाला डिड है कौन सा वाला नहीं है। अब मैं आपको एक अच्छी सी पहचान बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब वाला जो डिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव में ही आएगा, और ये वाला जो डिड है ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी नॉर्मल वाले में ही आएगा, क्या वाले में या नहीं वाले में नहीं आएगा। तो इसकी एक सबसे अच्छी पहचान यही है, मतलब नहीं वहीं वहीं कुछ नहीं लिखा और डिड लिखा हुआ है तो पकड़ लो फिर तो यही वाला है, फिर वो वाला हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना डिड माने डू की सेकंड फॉर्म है ये, डू माने करना और डिड माने किया। तो भाई ये थी आज की अंग्रेजी के कंफ्यूज करने वाले शब्दों की एक वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और जो वीडियो में मैंने आपको आज शब्द बताए हैं उनके ऊपर कुछ हिंदी के सेंटेंसेस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। वहां पर जाना, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर आना, मैं लाइक कर उन्हें चेक कर दूंगा, और कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। और अगर आपको मेरी ये ड्रामेबाजी अच्छी नहीं लगती, मतलब आप चाहते हो मैं सीधे तरीके से खड़े होकर पढ़ाऊं, तो भैया मेरा एक दूसरा चैनल भी है बेसिक इंग्लिश का, वहां पर चले जाओ। चैनल का नाम है द ताज
राज स्टोरीज, उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी सब्सक्राइब